ना तो जिंदगियों के मोड़ रहेगा, ना तो फिरंगियों के तोड़ रहेगा। अरे फिर से सुन लो जरा। ना तो जिंदगियों के मोड़ रहेगा, ना तो फिरंगियों के तोड़ रहेगा। हौसलों वालों के शरीर में, हौसलों वालों के शरीर में प्राण ही नहीं बल्कि सारी विश्व की शक्तियों का तोड़ रहेगा। हौसलों वालों के शरीर में प्राण ही नहीं बल्कि सारे विश्व की शक्तियों का तोड़ रहेगा। साथियों, इसी के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास। ये इसमें पंक्ति से यही बताया गया है साथियों कि अपने हौसले को बढ़ाए रखिए। यदि हौसला टूट जाएगा कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपनी हौसले को जितना हो सके बुलंदियों तक ले जाइए और बाकी तो उसके आगे देखा ही जाएगा क्या होगा कैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए हिंदी की क्लास वर्णमाला, जिसमें हम लोग साथियों की हिंदी में वर्णमाला में देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत एक वीडियो मैंने पिछली कक्षाओं में पिछले लेक्चर में बता दिया है, जिसमें कि मैंने क्या बताया था, स्वर के बारे में आपको पूर्णतः अवगत करा चुका हूँ। आज वर्णमाला की सेकेंड क्लास है, जिसमें मैं आपको व्यंजन से संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं उन सभी फैक्ट को यहाँ पर मैं बताऊँगा और कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न कितना भी घुमा दे लेकिन इससे प्रश्न बाहर उम्मीद नहीं है कि जा सके। इतनी है 100% है कि इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। एकदम पूरा समेट लिया है। व्यंजन से जितने भी प्रश्न बनेंगे सभी को सभी मैंने लिया है। और एक पार्ट और होगा इसका वर्णमाला का, वो थर्ड पार्ट होगा, उसी बता देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्णमाला व्यंजन। तो कुछ परिभाषा मैंने पहले बता दिए थे, जैसे कि वर्ड की परिभाषा बता दिए थे, लेकिन एक दो परिभाषा और प्रचलित है उन्हें भी बता देता हूँ। वर्ड की परिभाषा, वर्ड की परिभाषा क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वही क्या है साथियों? मेरे वर्ड है। जैसे कोई भाषा है गया, अक्षर लिख दिए, मान लेते हैं विसर्ग लिखा है, विसर्ग में सबसे छोटी इकाई क्या है? वी है, वह है, वह है, यही सबसे छोटी है, वही क्या कहलाएगी? वर्ड कहलाएगी। मैंने यहाँ परिभाषा लिख दिया है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वही क्या कहलाती है? वर्ड कहलाती है। आगे क्या मैंने लिखा है हेडिंग में कि स्वर। अभी व्यंजन पाऊंगा, यहाँ से आ रहा हूँ व्यंजन पर, यहाँ पर थोड़ी छोटी छोटी दिन उन्हें बता दूँ जरा। अब आती है स्वर। स्वर की मैंने पिछली कक्षा में पूरा बता दिया था, फिर भी मैंने नोट कर दिया है। स्वर कितने थे याद है आपको? याद होगा ना? 11 है। कितने? 11। ऐसे तो 13 थे। 2 क्या है? अयोगवा है। क्या है? अयोगवा है। अयोगवा में कौन कौन 2? अंग और अह है। अंग और अह है। अंग पर ऊपर रहता है बिंदी, अह पर बगल में। अंग पर जो ऊपर बिंदी रहता है उसे क्या बोलते हैं? ज़रा बताइए हमें भी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। वीडियो रोकिए, लिख दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, आप लिख चुके हो। जो ऊपर बिंदी रहता है उसे बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोला जाता है? अनुस्वार। शायद लिखा है मैंने, अनुस्वार। और जो बगल में होता है बिंदी उसे बोला क्या जाता है? विसर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसर्ग। अनुस्वार का प्रयोग होता है किसी के ऊपर, पाई जो रहती है उसके ऊपर, यानी मंजिल लिखा गया है। मंजिल, मंजिल, मंजिल। और विसर्ग कब? दुख, दुख है ना। देखिए विसर्ग चिन्ह। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और पिछली कक्षा मैंने बताया भी था। अब पिक्चर स्टार्ट होती है व्यंजन की। व्यंजन स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्यंजन में कुल कितने व्यंजन हैं ज़रा बताइएगा? व्यंजनों की संख्या सभी लोग अन्य प्रकार से आंसर देंगे। चलिए पहले उसको काउंट ही कर लेते हैं व्यंजन। व्यंजन और वर्ड कुल मिलाकर कितने वर्ड होते हैं? 52 है। कितने हैं? 52 है। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, कुछ वर्डों को लिखा है, उन्हें देख लेंगे, फिर हम आगे काउंट करके सब बता देंगे कैसे कैसे होता है, कितने। हालांकि पिछले वीडियो मैंने बताया भी था गिन गिन के एक एक अक्षर को, यहाँ पर भी बताऊँगा। पहले स्टार्ट करते हैं क वर्ग। क वर्ग में क से लेकर अंग तक। क तो सबको आता है ना? आता होगा, उम्मीद है। आता नहीं तो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ करते? हो सकता है किसी का सीक्वेंस ना मालूम हो, सीक्वेंस याद करना पड़ेगा आपको। क ख ग घ अंग। अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम में आता है
और अच्छे खासे प्रश्न आ जाते हैं। अब क से लेकर अंग तक क वर्ग बोला जाता है, च से लेकर य तक च वर्ग और ट से लेकर अड़ तक क्या ट वर्ग, और त से लेकर न तक त वर्ग, और प से लेकर म तक प वर्ग। इतना वर्ग क च ट त प वर्ग हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते क च ट प, कोई जरूरी नहीं, हम बताऊंगा तरीका। कोई लोग ट्रिक बताते हैं क च ट प याद के लिए, बेहतर याद भी कर सकते हैं। इतने होते हैं 5 ठो, लेकिन बता दूंगा तो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में आपके एकदम हमेशा रहेगा। आगे बताऊंगा। तो ये तो याद हो गया सभी को कैसे कैसे हैं। सब में 5 ठो है। देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये पांचवी। इधर से गिनेंगे तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब आगे की बात आती है। जो ये दिख रहा है आपको, इतने समूह को पूरे को क्या बोला जाता है, जरा बताइए आप। हाँ, इससे वर्ग व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे मित्रों? वर्ग व्यंजन। वर्ग व्यंजन क्यों वर्ग बोला गया, कारण बताएंगे आप? जरूर समझ में आ गया होगा। क्यों नहीं है तो बता देता हूँ। वर्ग मतलब क्या? लंबाई चौड़ाई बराबर। लंबाई चौड़ाई यानी कहने का मतलब जितनी अक्षर लंबाई में उतनी अक्षर चौड़ाई में। देखो 1 2 3 4 5, 5 ठो लाइन ऐसे से ना, और ऐसे भी कितनी है गिन चुके होंगे 5, यानी 5 ऐसे 5 ऐसे, यानी 25 हुए। गिन लेना जरा, 25 हुए। उसी क्या बोल देंगे हम लोग? वर्ग व्यंजन बोलते हैं। इसके कारण से क्या बोल दिया जाता है इसे? वर्ग व्यंजन। मैंने यहाँ पर नोट किया है 25 ठो पूरे वर्ग वर्ण, और इसे वर्ग व्यंजन बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन क्यों बोला जाता है? स्पर्श, कहीं तो स्पर्श लग रहा होगा बोलने में से, जल्द टेस्ट कर लेते हैं। क ख ग घ अंग, जीभ कहीं पर स्पर्श स्ट्राइक मार रही है ऊपर। क ख ग च छ ज झ, यानी जीभ स्पर्श कर रही है ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं कर रही है। क्या इसके आगे वाले अक्षर में नहीं करती? नहीं करती। देख लो, जैसे मान लेते हैं कि य र ल व, हालांकि र में बोल होता है स्ट्राइक करती है, इसकी इसीलिए इसे दूसरा नाम दिया गया है, ये बताऊंगा। और इधर नहीं यार, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इस कारण से स्पर्श व्यंजन भी बोल दिया जाता है कभी कभी, हालांकि अधिकांशतः केस में नहीं, लेकिन ये वर्ग वाला तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पर्श वाला भी पूछा जाता है। और जो ये 5वां वाला लाइन है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5वां वाला लाइन दिख रहा है आप लोगों को, इसे पंचमाक्षर बोला जाता है। पंचमाक्षर यानी जो 5वीं वाली लाइन है, अंग य अड़ न प, इसे पंचमाक्षर बोला जाता है। पंचमाक्षर के साथ साथ नासिक के अक्षर बोला जाता है। नासिक जैसे अंग य अण न प म, ऐसा लग रहा है नाक से आवाज़ आ रही है, नाक से। जरा भी बोल कर देखिएगा, फीलिंग को बस बता सकता हूँ, लेकिन बोलकर आपको ही समझना पड़ेगा। इसी कारण से क्या बोला जाता है? नासिक अक्षर। यहाँ मैंने पंचमाक्षर क्यों 5वें अक्षर है, नासिक के क्यों नाक की नसिका के माध्यम से ज़्यादा बोल जाए। ये सब चीज़ों को पहलुओं को ध्यान देंगे आप। यहाँ तो हुआ। और 2 अक्षर आते हैं ट वर्ग के, अड़ ढ, अड़ ढ। यहाँ मैंने लिखा है, इसे अक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। अक्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे मित्रों? अक्षिप्त व्यंजन। अड़ ढ को अक्षिप्त व्यंजन। ये अक्षर ध्यान पर समझिएगा, ये अक्षर जो हैं पूर्णतः हिंदी में विकसित है। यानी ये अक्षर कहाँ पर प्रयोग होंगे? अड़ ढ, जहाँ पर पूर्ण हिंदी हो, कोई यदि इंग्लिश है या संस्कृत है ये शब्द होंगे, यदि हिंदी में उसको लिखा जा रहा है तो वहाँ पर ये अक्षर प्रयोग नहीं किए जा सकते। या पूर्णतः कहाँ कौन से अक्षर हैं?
हिंदी अक्षर हैं। इन दोनों शब्दों में कभी में कोई अक्षर, इन दो शब्द दिख रहे हैं ना, ड और ढ ना, ये कभी भी शुरुआत में नहीं आ सकते। फिर से बोल रहा हूँ, ड और ढ कभी भी अक्षर के शुरुआत में नहीं आ सकते, लेकिन बीच में और अंत में आ सकते हैं। बीच में और अंत में आ सकते हैं, शुरुआत में नहीं आएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। कैसे अक्षर में, कैसे अक्षर में जो पूर्णतः हिंदी हो। यदि हिंदी नहीं है पूर्णतः वह शब्द, तो उसमें आ सकते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन पूर्णतः यदि हिंदी है तो ये नहीं आएंगे, ये बीच में ही अंत में ही आएंगे। जैसे मैंने लिखा ढक्कना, ढकना लिखा, क्या मैं इसके नीचे लगाया हूँ? ये लगा देंगे, सही है? नहीं, गलत, ये नहीं रहेगा। मैंने बोला इसके जो नीचे जो बिंदी दिया है या ढ, ये शुरुआत में नहीं आ सकते, आएंगे कहाँ? बीच में से। मेढक लिखा गया है, मेढक लिखा गया है ना, वहाँ पर आ जाएंगे। कुछ अपवाद भी हैं, देखते हैं। अपवाद वही वाला है, संस्कृत और इंग्लिश वाला। जैसे पंडित लिखा गया है, अब भाई ड लिखा, डलिया वाला लिखा है ना, अब इसके नीचे क्यों नहीं लग रहा है ये वाला? क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि साहब जो डलिया है ना, पंडित है ना, यह पूर्णतः हिंदी नहीं है, ये संस्कृत का शब्द है। मैंने बोला इसका रूल सिर्फ केवल हिंदी में फॉलो होगा, ये संस्कृत का शब्द है, इस कार से नहीं लगा रहा हूँ। इसके नीचे रोड, इसके नीचे क्यों नहीं लगा? रोड इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, इस कार नहीं लगा। वरना ये हिंदी का शब्द होता लगाना पड़ेगा, ये हिंदी का शब्द होता पूर्णतः लगाना पड़ेगा, लेकिन ये संस्कृत से आया हुआ है और यह अंग्रेजी से आया हुआ है। ये चीज़ ध्यान देंगे। अक्षिप्त व्यंजन में कहानी आगे की स्टार्ट होती है, पंचमाक्षर, ये सब कहानी हो गई। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। 4 याद कर लेंगे, य र ल व, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन। इसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जैसे य और व, य और व, इन्हें अर्ध स्वर बोला जाता है, इन्हें अर्ध स्वर बोला जाता है। कारण क्या है जरा देखते हैं इन साथियों, इन्हें अर्ध स्वर बोला जाता है, कारण क्या है? इस स्वर के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं। यह अक्षर ऐसे हैं जो स्वर के स्थान पर भी प्रयोग किए जाते हैं। कैसे जरा देखो, जैसे मुझे कौवा लिखना हुआ, यहाँ पर लिख रहा हूँ कौवा, लिख दूंगा ऐसे, कौवा सही है, गलत नहीं काट सकता कोई। क्या इसे आप गलत काट देंगे? कौवा। देखो ये क्या है, स्वर के स्थान पर ही प्रयोग हो गया ना, वह स्वर के स्थान पर ही प्रयोग हुआ ना वह, इसी कारण से इसे अर्धस्वर बोला गया है। अब इसका कहाँ बारी आई भाई, जरा इसे भी बताइए आप। जैसे महिलाएं लिखा जाता है, ये महिलाएं क्या गलत है? नहीं, क्या ये महिलाएं तब गलत है? यह है, क्या महिलाएं गलत है? आप ये भी कहेंगे नहीं। तो मैंने देखो इस स्वर के स्थान पर इस व्यंजन का प्यारे मित्रों प्रयोग कर लिया, इस स्वर के स्थान पर व्यंजन का प्रयोग किया है। इसी कारण से क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर बोला जाता है, अर्ध स्वर बोला जाता है। इस बात को आप काट बांध कर रख लीजिए। अब तो आ रहे हैं, र को लुंठित बोला जाता है, र को लुंठित अच्छा बोला, लुंठित, र
जैसे जीभ है ना, लुढ़ोर दे रहे हैं, गांव की भाषा में बोल दिया मैंने, सॉरी, मतलब किसे मड़ोर दे रहे हैं। र र 3-4 बार ऐसे कर नहीं पा रहा था ना, लुढ़ोर नहीं पा रहा। र इस प्रकार से क्या बोल दिया गया, लुंठित बोला गया। क्या बोला गया प्यारे मित्रों, लुंठित। इन्हें क्या बोल दिया गया, लुंठित वर्ड बोल दिया गया। अब ल को पार्श्व बोल दिया गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यह अर्धस्वर और वह भी अर्धस्वर, र लुंठित, ल पार्श्व, ल। अब बाकी बात आती है, स ख। अच्छा, अब ये शायद नहीं बताया ना, अंतस्थ व्यंजन के बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन। ये अंदर से आवाज आती है, जैसे कि य, र, ल, मतलब कि पूरी अंतस्थ से आवाज आती है। लेकिन उसी के नीचे क्या है, स ख स ह, तीनों स और ह, स ख स ह, ये भी स है। सरौता, बड़ा सा, किसी खटखड़ वाला सा, छोटा सा ह बोल देते हैं। इसी उसमें या संघर्षी व्यंजन क्यों बोला गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। स बोलिए जरा, स अंदर से बहुत ज़्यादा वायु को निकालना पड़ रहा है। अंदर जो है वहाँ से हमें क्या करना पड़ रहा है, हवा को बहुत ज़्यादा मात्रा में निकालना पड़ा है। जैसे स ख स ह, बहुत ज़्यादा हवा निकाल रहे हैं ना। हवा के साथ क्या निकलता है, हवा बोला जाए तो क्या है, उष्मा, गर्म निकल रही है ना, तो इस तरह समझे उष्मा। इसी कारण से उष्मी व्यंजन जब ये बोला जाता है तो शरीर साथ साथ उष्मा भी निकलती, उष्मी व्यंजन। अब उष्मा निकलेगा तो ऐसा तो नहीं निकलेगा, घर्षण होगा, घर्षते हुए आएगा, घर्षण होगा तभी तो निकलेगा, संघर्ष करते हुए आएगा, संघर्षी व्यंजन बोल दिया गया। तो यह र ल व, ल व नहीं, सॉरी, ये अंतस्थ में नहीं आ गया। स ख ह, एक सब क्या है, उष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। अब आगे की बात आती है, छत्र ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। हालांकि इसे व्यंजन हम लोग काउंटिंग वहां पर नहीं किए थे, 33 ही बनाए थे, और 3 ये ले लेंगे तो पूरे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास संयुक्त व्यंजन है, छत्र ज्ञ स्र। अब इसे संयुक्त क्यों बोला गया, जरा बताएंगे आप लोग, संयुक्त क्यों बोला गया। संयुक्त मतलब क्या होता है, किसी न किसी अक्षर से मिलकर बना होगा जरूर, तभी तो इसे संयुक्त बोला गया है। किसी न किसी अक्षर से मिलकर जरूर बना होगा, तभी तो इसे संयुक्त बोल रहे हैं। आखिरकार किसी मिलकर बना है, किससे मिलकर छ बना है, किससे मिलकर त्र बना है, किससे मिलकर ज्ञ बना है। ये सब बातें ध्यान दीजिएगा, बताने जा रहा हूँ। जैसे कि क जो छ है, एक क और खटखोड़ वाला स से मिलकर, और क आधा, वो भी क आधा, इसी से मिलकर बना है छ क और स। अब भाई त्र त और र से मिलकर बना है, त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और यहाँ से मिलकर बना है। स्र स और र से मिलकर बना है। और ये सब आधे आधे हैं, स और र से मिलकर बना है। इस अक्षर, ये दो अक्षर से मिलकर बने हैं, तभी तो इन्हें बोला गया क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बोला गया है इसी। अब आती है आगे की बात, आगत स्वर। आगत स्वर क्या है, कैसे समझेंगे आप इसे।
आगत स्वर। ये ऐसे शब्द हैं जो कि अरबी और फारसी से आए हैं। अरबी और फारसी से ये शब्द आए हैं। ये सभी वर्ड अरबी और फारसी से आए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ड भी बोला, नुक्ता वाले वर्ड भी बोला, इन्हें नुक्ता वाले वर्ड भी बोला जाता है। नुक्ता वाले वर्ड भी बोला जाता है। और क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा ज और फ का प्रयोग होता है। ज और फ का प्रयोग होता है। आगत स्वर में ज और फ का प्रयोग होता है। अब इसका उदाहरण समझिए, फिर बता रहा हूँ। इसके आगत स्वर में अ आता, अ आता है, क आता है, ख आता है और ग आता है। लेकिन इनका प्रयोग बहुत ही ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है, लगभग ना के बराबर। लेकिन जो ज है, फ है, चाँप की होता है। बात इधर, ये फिर से रिपीट कर दें, ये अरबी और फारसी भाषा से आए हुए हैं और ये नुक्ता वाले वर्ड बोला जाता है। सबसे ज़्यादा अधिकतर ज तथा फ आते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, बिंदी, इसमें बिंदी है। ये सब जैसे उदाहरण जैसे दिए, गजल, डीजल लिखे जरूर हैं, लेकिन जब इस पर बिंदी लग गया, ज पर लिख गया, इसे बहुत भारी करके बोला जाता है। इससे डीजल, ज को बहुत भारी बोला करके कर दिया जाता है। ज को गजल, ज को भारी, जैसे आवाज़ होती है ना, आवाज़ को ज को भारी करके बोल देना है आपको, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के व्यंजन को आगत व्यंजन बोला जाता है। आती है अब आगे की बात, वर्णों का वर्गीकरण। वैसे तो वर्ण 52 हैं, बताया था मैंने, और उनका वर्गीकरण भी कराया था, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से कराऊंगा, बताऊंगा भी इसे कैसे कैसे हैं वर्ग। वर्गों का वर्गीकरण यहाँ पर 2 प्रकार से बताऊंगा। एक संघोष के आधार पर और एक प्राणवायु या प्राणत्व के आधार पर। एक संघोषित्व या संघोष बोलिए, संघोषित्व और एक प्राणत्व के आधार पर बताऊंगा मैं। संघोषित्व पहले समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि स्वर तंत्रिकाओं द्वारा, फिर समझिएगा, संघोषित्व मतलब यही है कि स्वर तंत्रिकाओं द्वारा बोला जाता है। और जो प्राणत्व है मतलब कि प्राणवायु द्वारा बोला जाता है। इसे जरा ध्यान समझिएगा, इसमें बच्चे, स्टूडेंट्स या हम लोग बहुत ज़्यादा सस्पेंस हो जाते हैं। थोड़ा सा अच्छे से ट्रिकी वे से याद करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर याद करवा दूंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं याद करना। तो साथियों पहले समझ लेते हैं घोषित तो मतलब क्या, जो स्वर तंत्रिकाओं द्वारा। तो घोषित्व को भी 2 भागों में बांटा गया, अघोषत्व और घोषत्व। घोषत्व मतलब क्या, जो स्वर तंत्रिकाओं द्वारा बोला जाए, और अघोषत्व मतलब जो स्वर तंत्रिका यहाँ पर है, मालूम है ना, सबको मालूम होगा, जो स्वर तंत्रिकाओं द्वारा न बोला जाए। घोषित्व मतलब जो स्वर तंत्रिकाओं द्वारा बोला जाए, और घोषत्व मतलब जो स्वर तंत्रिकाओं द्वारा नहीं बोला जाए। आखिरकार कौन कौन से हैं? 44 को बांटना है हमें। अब बांटते हैं। 44 कौन कौन? 33 व्यंजन और 11 स्वर। 33 व्यंजन और 11 स्वर। चलिए बांट ही देते हैं। पहले किसको बांटे? अघोषत्व को। अघोषत्व में कौन कौन आते हैं? जो कि स्वर तंत्रिकाओं द्वारा न बोला जाए। घ को, जैसे कि क आ गया, क्या आएगा? क वाली लाइन, क च ट त प, और ख वाली लाइन दूसरी वाली, ख च ट थ प। ये आराम से हम लोग स्वर तंत्रिकाओं का इसमें ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन इसके आगे जो ही बोला गया, ग ज ड द ब घ झ ढ ध न, स्वयं बोलकर देखिएगा। आप हमारे जैसा
नहीं, अपने से बोलकर देखेंगे तब। हो सकती है साउंड हमारी माइक से किसी प्रकार जा रही है, हमें तो खुद नहीं मालूम है, लेकिन आप बोलकर देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, तो यानी यह दोस्तों स्वर तंत्रिकाओं द्वारा लगभग ना के बराबर बोला जा रहा है। इसमें स्वर तंत्रिकाएँ नहीं प्रयोग की जा रही। यह क्या है? जो स्वर तंत्रिकाओं द्वारा घोषित, जो स्वर तंत्रिकाओं द्वारा नाई अघोषित, यानी कौन कौन सा है? क च ये वाली लाइन और ख वाली लाइन, यानी पूरी लाइन, यानी 1 नंबर वाला आ गया है और 2 नंबर वाला आ गया है। और क्या 11 स्वर है ना, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अं, अह। तो जितने भी स्वर हैं, अंग, अह, आ, ए, ये लगभग स्वर तंत्रिकाओं द्वारा बोले जा रहे हैं। कैसे बोले जा रहे हैं? स्वर तंत्रिकाओं द्वारा बोले जा रहे हैं। लेकिन तीनों इस स्वर तंत्रिकाओं द्वारा नहीं बोले जा रहे हैं। जैसे अब एकदम वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो बोला जा सकता है, लेकिन एकदम वाली स्वर तंत्रिका ना, तीनों सा, जैसे एक बड़ा सा और एक खड़खड़ वाला सा और ये वाला सा। तो अघोषित तो याद हो गया, ऐसे याद कर लीजिएगा। 1 2 तीनों सा, अच्छे से बता दे रहा हूँ। 1 2 तीनों सा अघोषित, 1 2 ऐसे भी याद रख सकते हैं। अ मतलब शुरुआत से स्टार्ट होगा, अ मतलब पहला अक्षर, 1 2 याद हो जाएगा। 1 2 और तीनों स। अब जो बचा वो घोषित, जो को क्या क्या बचा? 2 हो गया ना, 3 बचा, 4 बचा और क्या बचा? 5 बचा। तीसरी वाली लाइन 3 मतलब कि ये ग ज ड द ब, दूसरे में ये वाली लाइन पूरी, उसका मतलब यह है, ठीक ना। तो 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन हुआ। और क्या क्या इसमें क्या क्या आएगा? य र ल व, यानी जितनी भी अंतस्थ व्यंजन है, जितने भी अंतस्थ व्यंजन है, जितने भी साथी में क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और हमारे पास में कौन सा आएगा? अंतस्थ व्यंजन के बाद में अंतस्थ व्यंजन हो गया ना, और तीनों स तो ऊपर ही चला गया है, और ये यहाँ पर क्या बचा है? हा और स्वर बचा है ना, स्वर बचा है। इतना मात्र आपको याद करना क्या था? अघोषित वाला 1 2 तीनों सा, बाकी सब छाट लिए इसी में से। और हम पहले ही बता चुके हैं कि ये व्यंजन में नहीं काउंटिंग किए गए हैं, 33 ही माने गए हैं ना। तो 1 3 4 5 और अंतस्थ, कुल कितने हो जाएंगे? तीसरी वाली लाइन में 5 अक्षर, चौथी वाली में 5 5 5 15 यहाँ पर हो गए, और अंतस्थ वाले में 2 4, 15 4 19 और 1 20, और स्वर कितने? 11 थे। यानी कितने अक्षर हुए कुल? 31 थे यहाँ पर। और यहाँ पर कितने हुए? 5 थे। इसमें पहली लाइन में 5 थे, दूसरी वाली में 10 थे, और तीनों सा 13 में। देखिए 13 और 31 44 जोड़ लीजिएगा आप। फिर अब आती है अल्प प्राण और महाप्राण। ये तो याद हो गया ना। पहले अघोषित वाला याद कर लीजिएगा, 1 2 तीनों सा। एक मतलब कब अ आएगा तब, 1 2 तीनों सा। बचा जो घोषित, और कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण मतलब क्या? जो पूरी एनर्जी के साथ बोल दिया जाए, जो पूरी प्राण वायु के साथ बोला जाए, महाप्राण। जो आराम से बोल दें आधे प्राण के साथ, क्या होगा? अल्प प्राण होगा। तो महाप्राण की क्या क्या आएगा? जरा से ध्यान दीजिएगा आप लोग। ढक्कन गिर रहा है। महाप्राण के साथ कौन आएगा? जैसे क च ट त प, ये तो आसानी से। ख छ ठ थ फ।
आप लोग देखेंगे ख, छ, क भी बोल रहे हैं, ध्यान समझिए, क भी बोल रहे हैं और ख भी बोल रहे हैं। किसमें ज़्यादा वायु निकल रही है, अंदर से प्राण निकल रहा है, हवा निकल रही प्राण से। प्राण से मतलब फेफड़े से, समझिएगा। कहाँ से निकल रही है, क या ख? ख में ज़्यादा निकल रही है ना, आप लोग समझ चुके होंगे। ख वाली लाइन में पूरी निकलेगी और क वाले में कम निकलेगी। तो ख वाली लाइन को रखा कहाँ गया है, महाप्राण में, यानी दूसरी वाली को महाप्राण में। फिर कहाँ आएगा, ग, ज, इसमें नहीं, घ, झ, ढ, ध, भ, इसमें ज़्यादा निकल रहा है। तो 3 नंबर स्वयं बोल कर देखिएगा, तब मज़ा आएगा। एक बार नहीं समझ आ रहा, 2-3 बार बोल कर देखिएगा। ओह, 4 नंबर है ना घ वाला लाइन, 4 नंबर। और अंग ये तब तो उसमें आ जाएंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ, क वाला, च वाला 1 नंबर इसमें इसके लिए छोड़े हैं, और 3 नंबर और 5 नंबर। और क्या अभी बचा है, स्वर किधर जाएगा जरा बताएंगे आप लोग, स्वर वाला। अभी तो रुक जाइए, इसी को बांट लेते हैं, ठीक ना, इसको बांटते हैं। तो स, जैसे स बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, स, ह, इसमें बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा निकल रहा है, एनर्जी ज़्यादा स्वा निकल रही है, ज़्यादा प्राणवायु निकल रहा है। इस प्रकार से इसे किस में रख दिया गया है, महाप्राण में, अल्पन प्राण नहीं, महाप्राण में, यानी उष्मी व्यंजन। 4 ठो उष्मी व्यंजन है ना, उष्मी व्यंजन यहाँ पर रखा गया है। और क्या रखा गया है, य, र, ल, व, ये तो आसानी से हो गया। आ, ई, उ, ये भी आसानी से हो गया। यानी जो अंतस्थ व्यंजन है सब इसी में, अंतस्थ व्यंजन इसी में। और क्या, स्वर भी इसी में, अंतस्थ भी स्वर भी। ऐसे आप छांट लेंगे, यदि कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो। इसका क्या याद कर लीजिएगा, महाप्राण वाला याद कर लीजिएगा इसमें, चाहे और प्राण वाला ही याद कर लीजिएगा। और प्राण वाला याद करना आसान है। देखिए अ है तो 1 है ना, इसमें एक छोड़ लीजिएगा, 1 3 5 ऐसे याद कर लीजिएगा। 1 3 5 अंतस्थ स्वर, 1 3 5 अंतस्थ और स्वर, इसमें याद ऐसे कर लेंगे तो बाकी सब इसका आ जाएगा। इसमें कुल कितने कितने अक्षर आ रहे हैं, अल्प प्राण में 5, 1 नंबर 5 5 10 पंते 15 और 4 20 और 20 और 11 31 देख लेते फिर से, 5 5 10 15 और 4 ही है, अंतस्थ वाला 4 ही होता, सॉरी 4 19 और 11 30, ये पूरे 30 हुए। नीचे वाले महाप्राण कितने हो रहे हैं, 5 5 10, यानी दूसरे लाइन में 5 है, चौथे लाइन में 5 अक्षर है, 5 5 10 और उसमें वाले में कितने हैं, 10 4 14। तो देखिए 30 और 14 44, अरे हाँ सॉरी 44 आएगा, 30 और 14 44। तो यहाँ तक ये पूरा हुआ कॉन्सेप्ट, वर्णों का वर्गीकरण कैसे कैसे बांटा गया है, कैसे किसके आधार पर बांटा गया। एक बार 5 मिनट में मैं खुद रिकॉल करवा दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लीजिए फिर फटाफट। चलिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आगे क्या है, स्वर जानते हैं 11 ठो हैं, 2 को छोड़कर। अयोगवा हैं, पहला वाला अनुस्वार, दूसरा वाला विसर्ग, अंग और ह। मुझे मंजिल लिखा जाता है अनुस्वार और दुख लिखा जाता है विसर्ग। और फिर क ख ग घ लेकर चलिए गए 5 ठो लाइन ऐसे, 5 ऐसे। हम इसे बोले थे क्या, वर्ग वाला ना, वर्ग व्यंजन ना, ऐसे याद कर लीजिएगा कि भाई 5 ठो ऐसे चलना है, 5 ऐसे समझ लीजिए। क आएगा, च आएगा, ट आएगा, त प आएगा, 5 ठो ऐसे याद कर सकते हैं। ये भी कहानी खत्म। इसे वर्ग व्यंजन बोला जाता है या तो स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। 5वें वाले को क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर बोला जाता है, या क्या बोला जाता है, नासिक के, क्योंकि नासिक से आवाज़ आती है। और ड ढ को अच्छित व्यंजन बोला जाता है। और यह क्या है, पूर्णतः हिंदी में लिए गए हैं, पूर्णतः हिंदी से शब्द लिए गए हैं। और इसमें क्या क्या होता है,
इसमें यह कभी भी शब्द के पहले नहीं आते, हमेशा कहाँ आते, बीच और लास्ट में आते हैं, बीच और लास्ट में आते हैं। यदि कभी कभी अपवाद भी होता है, जैसे कि पंडित हो गया, रोड हो गया। पंडित संस्कृत का शब्द इसलिए अपवाद है, रोड अंग्रेजी का शब्द है इसलिए शब्द है। और यहाँ पर यूज है, जैसे ढकना में ढकना पहले है, इस कार से इसके नीचे नहीं लगा है और इसके नीचे लग गया है, जो भी है। और अंतस्थ व्यंजन क्या कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। य और व को अर्ध स्वर बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्वर का भी प्रयोग किया जा सकता है। आर को लुंठित और ल को पार्श्व स्वर बोला जाता है। और स का स, ह, यानी तीनों स और ह को क्या बोला जाता है, उसमें व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि जो बोलते समय मुख से ज़्यादा मात्रा में उष्मा बाहर निकलती है। और छत्रज्ञ को और स्र को वो बोला जाता है, क्या बोला जाता है साथियों, संयुक्त व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि ये दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। छ जैसे क और स से मिलकर बना होता है, और त्र त और र से मिलकर बना होता है, और ज्ञ ज और य से, और स्र स और र से बना होता है। आगत स्वर ऐसे स्वर हैं जो कि अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। इन्हें नुक्ता वाले वर्ण भी बोला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा ज और फ आते हैं, जैसे डीजल और फजल। इसमें अक्षर को बहुत ही गहरा कर दिया जाता है। गहरा करने का मतलब भारी कर दिया जाता है। वर्णों का वर्गीय दो भागों में बांटा गया है, एक घोषित के आधार पर, एक प्राणत्व के। घोषित स्वर तंत्रिका देखी जाती है, और प्राणत्व प्राणवायु, जितने में आपकी हवा बाहर निकले उस आधार पर। घोषित को दो भागों में, एक अघोषित घोषित। अघोषित में एक लाइन, दो लाइन और स्वर आ जाते हैं। और अघोषित तो बोला था ना, हाँ वही होगा। तब अघोषित में एक लाइन, दो लाइन और स्वर आ जाएंगे, और घोषित में बाकी सब। और ऐसे ही क्या, किसके आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। एक होता है कि अल्प प्राण, एक महाप्राण। अल्प प्राण में क्या, अल्प प्राण में क्या, एक आएगा, आ रहा है ना, एक आएगा, तीन आएगा, पाँच आएगा, और क्या अंतस्थ आएगा, और एक स्वर आएगा। इस प्रकार से मैंने वर्णों को भी विभाजित और इसके बारे में, व्यंजन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होती है बता दिया है। एक वीडियो और बनेगी, कहाँ से कौन सा अक्षर निकलता है उसको बता करके ये लगभग चैप्टर कंप्लीट सा हो जाएगा। फिर मिलेंगे आपसे उसी नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो के बारे में भी कुछ इसका पार्ट छूटा हुआ है वर्णमाला में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।